this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब मैनचेस्टर क्या है? एक इंडस्ट्रियल सिटी। एक इंडस्ट्रियल सिटी ब्रिटेन की मैनचेस्टर है और अब मैनचेस्टर गुड्स इंडिया में आए, उसकी कहानी को हम आज की वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। मैनचेस्टर द इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ पे है? ब्रिटेन में। Manchester in Britain became the center of the cotton textile industry after the Industrial Revolution। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल्स के टर्म्स में इंडिया सबसे टॉप पे था, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई सबसे पहले ब्रिटेन में, उसके बाद से ब्रिटेन की एक जगह मैनचेस्टर ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया। यहाँ से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन हुआ करता था उस टाइम पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हम कह सकते हैं कि मैनचेस्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी बन गया। किस टर्म्स में? टेक्सटाइल्स के टर्म्स में। यहाँ से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। मैनचेस्टर जो है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था टेक्सटाइल्स का, यानी कपड़ों का। इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चीप मशीन मेड क्लॉथ। अब यहाँ पे मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्लोथ्स का, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में आप टेक्सटाइल्स बना रहे हो, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो दोबारा से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम रहेंगे। अब कम प्राइसेस की वजह से, यानी ये इतने कॉस्टली नहीं है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है ये क्लोथ्स, तो ये चीप रेट पे अवेलेबल है। ये चीप रेट पे अवेलेबल है और मशीन मेड गुड्स हैं, तो इसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने इन्हें प्रेफर करना स्टार्ट किया। मैनचेस्टर के अब जो बनाए हुए टेक्सटाइल से मैनचेस्टर जो सिटी है वहां पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था टेक्सटाइल्स का, अब वहां पे से उन गुड्स को ज्यादातर खरीद रहे थे लोग, ना कि इंडियन टेक्सटाइल्स को। जहां पहले पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी इंडियन हैंडवोवन टेक्सटाइल्स की, वहीं अब इंडियन हैंडवोवन टेक्सटाइल्स की डिमांड्स कम होने लगी और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बने हुए मशीन मेड गुड्स की, मशीन मेड टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ गई पूरे वर्ल्ड में। इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, ये हमने पिछले भी कुछ वीडियो में देखा कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट बन गया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाया करते थे ब्रिटेन में और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश्ड गुड्स लाया करते थे इंडिया में और यहाँ पे इंडिया की मार्केट में सेल किया करते थे। Machine made cotton cloth from Manchester started flooding Indian markets from the early 19th century। Early 19th century यानी 1800 के बाद से ही जो ब्रिटिश मशीन मेड क्लोथ्स थे, ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स थे, मैनचेस्टर में बनाए हुए जो गुड्स थे, वो सब अब इंडियन मार्केट में सेल किए जा रहे थे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही। और मैनचेस्टर में जो मशीन मेड कॉटन क्लोथ्स थे, यानी मशीन्स के थ्रू जो कॉटन क्लोथ्स बनाए गए थे, उनकी डिमांड इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा थी। इंडिया में ज्यादातर लोग मशीन मेड कॉटन क्लोथ्स की डिमांड कर रहे थे। कौन से क्लोथ्स? जो बने हों ब्रिटेन में, खास करके मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर के बने हुए जो क्लोथ्स हैं वो इंडिया में लाए जाते थे और यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल किए जाते थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में गई। हमने एक टर्म देखा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे इंडिया में जो हमारी खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ नहीं हुई बल्कि वो डिक्लाइन में चली गई, तो इसीलिए कहा गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। The import of Manchester goods led to the collapse of Indian handloom and handicraft industries। जब मैनचेस्टर गुड्स इंडिया में मंगवाए गए, यानी कि मैनचेस्टर ये जो सिटी है ब्रिटेन की, तो जब ब्रिटिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं, इंडियन मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, अब उनके चीप रेट की वजह से, कम प्राइसेस की वजह से ज्यादा इंडियन कंज्यूमर्स भी ब्रिटिश गुड्स खरीद रहे थे, ना कि हमारे इंडिया में बने हुए गुड्स। और इसी की वजह से इंडिया की जो खुद की हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्रीज में हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं, तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज बंद हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी जो थी, जहाँ पे आर्टिसंस जो हैं वो हाथों से बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाया करते हैं, पॉट्स बनाते हैं, तो ये सारे जो हमारी खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो सब डिक्लाइन हो गई, वो सब खत्म हो गई बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर गुड्स जो इंडिया में लाए जा रहे थे और इंडिया में लाके सेल किए जा रहे थे। इंडियन मार्केट में ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली गई।
वीवर्स एंड आर्टिसंस फेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारे वीवर्स थे, हमारे जो आर्टिसंस थे, इंडिया के जो लोग पहले ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन किया करते थे, अब उनसे उनकी ट्रेडिशनल जॉब्स छिन गई। यानी कि अब जब ब्रिटिश गुड्स खरीद रहे हैं लोग, मशीन मेड गुड्स ज्यादा खरीद रहे हैं, मशीन मेड गुड्स की डिमांड ज्यादा है और हैंडमेड गुड्स की डिमांड्स कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। तो इस वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो खत्म हो गई। जो वीवर्स, आर्टिसंस जो ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन किया करते थे, उनकी जॉब्स उनसे छिन गई, जिसकी वजह से वो और ज्यादा गरीबी में धंसते चले गए, यानी और ज्यादा पुअर होते चले गए। उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा, उन्हें पॉवर्टी यानी गरीबी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर्ड मैनचेस्टर। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी, वो सब ब्रिटिशर्स के ही फेवर में थी, यानी मैनचेस्टर के बने हुए जो गुड्स हैं उसके फेवर में थी। ब्रिटेन ने कभी भी इंडिया के फेवर में कोई भी पॉलिसी नहीं निकाली। उन्होंने बस अपने प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही जितनी भी पॉलिसीज निकाली, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही निकाली। The East India Company and later the British government framed policies that favored British manufacturers. पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने सबसे पहले पॉलिसीज निकाली। इंडिया में जो भी गुड्स लाए जा रहे हैं बाहर, ब्रिटेन से जितने भी गुड्स लाए जा रहे हैं, अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हम पे रूल कर रही है, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखी है, तो ब्रिटिशर्स ही सब कुछ डिसाइड किया करते थे कि इंडिया में कब कौन से प्रोडक्ट्स आने हैं, कौन से इंडिया से प्रोडक्ट्स ले जाने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पॉलिटिकल सिस्टम सब ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, सब कुछ स्टार्ट ही हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे सिर्फ ट्रेड पर्पसेस के लिए ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपना पॉलिटिकल सिस्टम चलाना स्टार्ट किया और पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया, यानी पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई इंडिया में कि ब्रिटेन से जो भी गुड्स लाए जा रहे हैं इंडियन मार्केट में, उन पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेंगी ब्रिटिश गुड्स पे। अब ब्रिटेन से अगर गुड्स इंडिया आ रहे हैं तो बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए ब्रिटिश गुड्स पे टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये पॉलिसीज बना रखी थी ब्रिटिशर्स ने। और उसके बाद बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो वहां ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भी कुछ पॉलिसीज बनाई थी कि जितने भी गुड्स इंडियन ट्रेडर्स जो हैं, जितने भी गुड्स ब्रिटेन में लेके आएंगे सेल करने के लिए, ब्रिटिश मार्केट में सेल करने के लिए, जितने भी इंडियन गुड्स लेके आएंगे इंडियन ट्रेडर्स, उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएंगी, यानी उन पर हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिससे कि उन्हें जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उन्हें ज्यादा प्रॉफिट ना हो, वो थोड़े रिलेटिवली हाई प्राइसेस पे सेल करें अपने गुड्स को, और हाई प्राइसेस की वजह से उनके गुड्स कोई खरीदेगा नहीं इंडियन प्रोड्यूसर्स के गुड्स को। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रिटिशर्स का तो फायदा हो रहा है, लेकिन इंडियन गुड्स ना हम एक्सपोर्ट करने में रहे, ना अपनी ही कंट्री में सेल करने में रहे, क्योंकि अपनी कंट्री में भी ब्रिटिशर्स के लाए हुए मशीन मेड गुड्स ज्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं, और अगर हम एक्सपोर्ट करने की सोचें तो हम पे इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी लगाई जा रही हैं, टैक्सेस इतने ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि हम लोग कम प्राइसेस पे चाहकर भी अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कौन चाहेगा कि मैं इतनी दूर तक जाऊं, विदेशों में जाऊं अपने गुड्स सेल करने के लिए और वहां से लॉस फेस करके आऊं। तो अपने रिलेटिवली हाई प्राइसेस की वजह से इंडियन ट्रेडर्स को बार बार लॉस फेस करने को मिल रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से। एक तो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि ब्रिटिश गुड्स पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, और वहीं पे ब्रिटेन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी बना दी है कि जितने भी इंडियन गुड्स लाए जाएंगे ब्रिटेन में उन पे टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? इंडियंस। द रिजल्ट्स, अब इसके रिजल्ट क्या निकले? मैनचेस्टर के लाए हुए जो गुड्स हैं उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। इंडियन ट्रेडर्स को ना अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने लायक छोड़ा, ना ही एक्सपोर्ट करने लायक छोड़ा। तो इसके रिजल्ट क्या निकल रहे थे? मैनचेस्टर गुड्स के इंडिया में आने के बाद से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? इंडियन वीवर्स एंड ट्रेडर्स सफर्ड ह्यूज लॉसेस। इंडिया के जो वीवर्स थे, जो आर्टिसंस थे, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस फेस करने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो बेरोजगार हो गए, गरीबी में धंसते चले गए और ज्यादा गरीब होते चले गए। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बहुत देखने को मिली। हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स हमसे छिनती चली गई। Many weavers lost traditional jobs. काफी सारे वीवर्स जो थे उनकी जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी, जो ट्रेडिशनल वे में वो प्रोडक्शन किया करते थे, बाय हैंड वो क्लोथ्स बनाया करते थे, वो जॉब्स उनसे छिन गई। क्यों? क्योंकि अब उनके गुड्स की डिमांड ही नहीं है। अब जब डिमांड नहीं है तो वो फालतू में क्यों गुड्स बनाएंगे? वो रॉ मटेरियल्स लाएंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, सारा खर्चा उठाएंगे और उनके प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो लॉस तो नहीं होगा वीवर्स को। तो इसकी वजह से इन्होंने, जब डिमांड ही नहीं है तो इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल जॉब्स जो थी वो खत्म होती चली गई। इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली गई
और फिर द मार्केट वाज नाउ डोमिनेटेड बाय मैनचेस्टर गुड्स। अब इंडियन मार्केट जो है उसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? मैनचेस्टर गुड्स। मैनचेस्टर से जितने भी गुड्स लाए जा रहे हैं, मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां से जितने भी गुड्स लाए जा रहे हैं इंडिया में, वो अब इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर कर चुके हैं। यानी इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर गुड्स डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे खुद के इंडियन गुड्स जो पहले एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, इंडियन टेक्सटाइल्स जो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट किया करते थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, अब हमारे खुद के डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल नहीं हो रहे थे। यानी अब इंडिया के जो गुड्स जो एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, वो गुड्स अब इंडिया के खुद की मार्केट में भी सेल नहीं हो पा रहे थे। पूरे वर्ल्ड में तो सेल करने की छोड़ ही दो, बात की बात है, हम अपने ही देश में अपने गुड्स सेल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दीज मशीन मेड गुड्स जो मैनचेस्टर से आ रहे थे हमारे देश में। अब मैनचेस्टर गुड्स के आने से कैसे हमें लॉसेस फेस करने को मिले, कैसे हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स छिनती चली गई, क्या रिजल्ट देखने को मिला हमें इन गुड्स का। एक तरह से इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बन के रह गया और मार्केट बन गया ब्रिटिश गुड्स का। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे इंडिया में भी बहुत ज्यादा अनजस्ट पॉलिसीज बनाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ऐसी पॉलिसीज बनाई जहां पे हर जगह लॉस कैसे फेस करना पड़ रहा है इंडियन ट्रेडर्स को। तो इसकी वजह से इंडियन ट्रेडर्स की, इंडियंस की, एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो हर एक एस्पेक्ट में ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया। सोशली भी हम लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डाउन कर दिया, सारे रिसोर्सेज ले गए, हमारे ट्रेडर्स को, पुअर पीपल को, वर्कर्स को, सभी को एक्सप्लॉइट किया, हमारे सोसाइटी के हर एक सेक्शन को एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। ये सब हमने देखा आज की वीडियो में कि कैसे मैनचेस्टर गुड्स के आने के बाद से इंडियन मार्केट जो है वहां से इंडियन गुड्स का नामो निशान मिट गया और मैनचेस्टर गुड्स ही अब डोमिनेट कर रहे थे इंडियन मार्केट्स में। ये सब हमने आज के वीडियो में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज फैक्ट्रीज कम अप। अब इंडिया में किस टाइम पे कौन सी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती गई उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। इंडिया में कैसे फैक्ट्रीज की ग्रोथ होती गई उसके बारे में हम जानेंगे। The first cotton textile mill in India was set up in Bombay, Mumbai in 1854. अब इंडिया में सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल, यानी कि जहाँ पे कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन टेक्सटाइल्स बनते हैं, वो कॉटन टेक्सटाइल मिल या कह लो कॉटन इंडस्ट्री जो है, वो सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश हुई इंडिया में? इन बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इंडिया की सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में सेटअप हुई इन 1854. Soon after, jute mills were established in Bengal in 1855. और उसी के एक साल बाद 1855 में काफी सारे जूट मिल्स एस्टैब्लिश हुई। कहाँ पे? बंगाल में, बंगाल प्रोविंस में। जूट मिल्स का क्या काम होता है? जो जूट के हम क्लोथ्स तो पहनते नहीं है, जूट के बोरे होते हैं, जो ब्राउन कलर के बोरे होते हैं वो जूट के बने हुए होते हैं और वही सब बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं, ये बोरे बनाए जाते हैं। कहाँ पे? इन जूट मिल्स में। और सबसे पहले ये जूट मिल्स कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी? बंगाल में इन 1855. Later, cotton mills came up in Ahmedabad and jute mills in Calcutta और कोलकाता। बाद में सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई बॉम्बे में और उसके बाद कुछ कॉटन मिल्स एस्टैब्लिश हुई अहमदाबाद में, यानी गुजरात में। और उसके बाद कुछ जूट मिल्स और एस्टैब्लिश हुई कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल के कैपिटल। By the late 19th century, industrialization had begun in a few Indian cities. अब लेट 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी की बात करें हम, यानी 1850s के बाद से, तो लेट 19th सेंचुरी तक इंडिया में भी काफी सारी जगहों पे इंडस्ट्रीज
सेटअप होनी स्टार्ट हो चुकी थी। हमने देखा था कि ब्रिटिश गुड्स आने की वजह से इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी जहाँ पे हम बाय हैंड प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रीज वो थी जो मशीन मेड गुड्स बना रही थी, यानी इंडिया में जो मशीन्स के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी और उनकी ग्रोथ होती गई, धीरे धीरे हो रही थी पर ग्रोथ हो रही थी इंडियन इंडस्ट्रीज की भी। वाई फैक्ट्रीज डेवलप्ड इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। अब बॉम्बे और कैलकाटा में ही सबसे पहले क्यों ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई? Bombay grew because of its harbor, which made it easier to export cloth. बॉम्बे इसलिए ग्रो कर गया एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे, इसलिए बॉम्बे ग्रो कर गया, यानी मुंबई इसलिए इतना ग्रो कर गया क्योंकि वहां पे हार्बर है। हार्बर यानी पोर्ट, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, जहां पे शिप्स रुकती हैं और गुड्स शिप में लोड किए जाते हैं, अनलोड किए जाते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुंबई का जो हार्बर वाला एरिया है, जो पोर्ट वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी की वजह से बॉम्बे इतना ग्रो कर गया और इन्हीं हार्बर की वजह से एक्सपोर्ट, अगर जैसे हम लोग टेक्सटाइल्स यहाँ पे बना रहे हैं, हमने देखा कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई है। अब यहाँ पे हम कॉटन क्लोथ्स बना रहे हैं मुंबई में, और अगर आपको उन कॉटन क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करना है, बाहर ले जाके विदेशों में सेल करना है, फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन मार्केट्स में सेल करना है, तो आप इजीली शिप्स में अपने गुड्स को लोड करोगे और ले जाओगे बाहर फॉरेन कंट्रीज में, वहां की मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हो इजीली। तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो इन हार्बर से, यानी इन पोर्ट्स के थ्रू। और इंपोर्ट करवाने अगर आपको कुछ रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स भी आप इजीली इंपोर्ट करवा सकते हो। शिप्स सारे रॉ मटेरियल्स लेकर के आएंगी और यहीं पे हार्बर पे आके रुकेंगी। आपको बस उन गुड्स को, उन रॉ मटेरियल्स को अनलोड करना है, शिप पे से उतारना है। तो ये हार्बर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ट्रेड के टर्म्स में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ये हार्बर। और आज भी जो मुंबई पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड यही मुंबई पोर्ट के थ्रू होता है। और इन्हीं हार्बर की वजह से बॉम्बे यानी मुंबई जो है इतना डेवलप होता गया, वहां पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई, सेटअप होती गई और ग्रो करती चली गई, इसलिए ये बॉम्बे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बनता गया। Calcutta developed due to jute cultivation and access to the river Hooghly to transport. कैलकटा, जो आज जिसे हम प्रेजेंट डे में कोलकाता कहते हैं, ये भी इतना डेवलप होता गया है। यहाँ भी काफी सारे इंडस्ट्री सेटअप होती गई, खास करके जूट मिल्स एस्टैब्लिश हुई यहाँ पे सबसे पहले। तो ये जूट मिल्स क्यों एस्टैब्लिश हुई? बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट कल्टीवेट किया जाता था कैलकाटा वाले रीजन में, यानी बंगाल में जूट कल्टीवेशन काफी अच्छा खासा होता था और इसी वजह से कैलकाटा में जूट मिल्स एस्टैब्लिश हुई। और यहाँ पे कैलकाटा में ही रिवर हुगली भी थी। रिवर हुगली जो है, वहां से आप इजीली, इस नदी के थ्रू आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, बोट्स में अपने गुड्स को रख करके ले जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी यहाँ पे हुगली रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और हुगली रिवर की वजह से ही एक तरह से ये एरिया भी डेवलप करता गया। कैलकाटा भी इतना डेवलप इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे आप हुगली रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इजीली, और यहाँ पे जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता था, तो इसीलिए जूट मिल्स यहाँ एस्टैब्लिश हुई। क्योंकि जूट मिल्स जो हैं, जो ये इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें ये जूट एज अ रॉ मटेरियल यहाँ से मिल पा रहा था इजीली। कैलकाटा में ही जूट कल्टीवेट हो रहा है, वहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे तो आपको रॉ मटेरियल्स यानी जूट इजीली मिल जाएगा और उससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाओगे, जैसे आप बास्केट्स वगैरह बनाओगे और फिर सेल कर सकते हो। तो इसलिए कैलकाटा में यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होती चली गई। कैलकाटा इतना डेवलप हो गया, मुंबई इतना डेवलप हो गया, मुंबई हार्बर की वजह से डेवलप हुआ। कैलकाटा इतना डेवलप इसलिए हो पाया, एक इंडस्ट्रियल सिटी इसलिए बन पाया क्योंकि कैलकाटा में जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था और हुगली रिवर के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते थे गुड्स को। अर्ली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब स्टार्टिंग में कैसे चल रही थी हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इन इंडिया? The growth of Indian industries was slow at first due to competition from British goods. अब हमने देखा था कि ब्रिटिश गुड्स लेकर के आ रहे थे इंडिया में सेल करने के लिए, और ब्रिटिशर्स के जो लाए हुए गुड्स थे वो एक तरह से इंडियन मार्केट को कैप्चर करते चले जा रहे थे। ये हमने देखा था कि ब्रिटिश गुड्स जो है बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज को, और इसी वजह से हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन में चली गई, एकदम खत्म हो गई। तो ब्रिटिश गुड्स के थ्रू जो भी कंपटीशन दिया जा रहा था, ब्रिटिश गुड्स से
हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पाई, इसलिए वो डिक्लाइन में चली गई। और यहाँ पे जो हमारी अब ये न्यू इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, जहाँ पे हम लोग मशीन्स के थ्रू ही प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में भी, तो ये जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ स्टार्टिंग में बहुत स्लो थी, बहुत धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन कौन दे रहा था? ब्रिटिश गुड्स। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन सेंटर्स ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, लेकिन फिर भी अब हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज, हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही हैं और बाहर से भी, दूसरे देशों से भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आ करके अपने इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की भी जरूरत होगी काम करवाने के लिए, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रीज में काम देना शुरू किया, वर्कर्स की नीड बढ़ने लगी। और जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं और इतने एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे इंडिया में अर्बन सेंटर्स भी डेवलप करते चले गए। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, यानी अगर आप रूरल एरिया के बारे में सोचो तो रूरल एरिया आप किसको कहोगे? जहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अब अर्बन एरियाज कैसे डेवलप होते गए? क्योंकि यहाँ पे लोग प्राइमरी सेक्टर में या कह लो एग्रीकल्चर में इतना एम्प्लॉयड नहीं है, लोग इंडस्ट्रीज के टुवर्ड्स जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में वो जॉब्स कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं कर रहे, और इसी वजह से अर्बन सेंटर हम कहेंगे इन एरियाज को जहाँ पे इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश है, ज्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ना कि प्राइमरी सेक्टर में। तो अब इंडिया में अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगे, बढ़ने लगे, अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होने लगी और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। The स्वदेशी मूवमेंट्स इम्पैक्ट 1905 ऑनवर्ड्स, 1905 के बाद से स्वदेशी मूवमेंट चलाए जाने लगे। अपने देश के गुड्स आप यूज करो, इंडिया के बनाए हुए गुड्स यूज करो, ना कि फॉरेन गुड्स का यूज करो। तो ये सब देखने को मिला हमें। जैसे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1920 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया। कोई भी ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीद रहा था इंडियन सिटीजन, और वो क्या खरीद रहे थे? इंडियन गुड्स। इंडियन इंडस्ट्रीज ने जो गुड्स बनाए हैं वो खरीद रहे थे, या अपने घर पे खुद खादी क्लोथ बना करके, चरखा चला के क्लोथ बना करके वो यूज कर रहे थे। ब्रिटिश गुड्स को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहे थे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पे? The स्वदेशी मूवमेंट encouraged Indian goods and boycott of foreign goods। अब जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहे थे, नाम से ही पता चल रहा है स्वदेशी, यानी अपने देश के गुड्स को आप यूज करो। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है उसमें लोगों को एनकरेज किया गया कि आप अपने इंडियन गुड्स का यूज करो और फॉरेन गुड्स जो है उन्हें बॉयकॉट कर दो, कंप्लीटली छोड़ दो, उन पे डिपेंड मत हो, अपने इंडियन गुड्स का यूज करो। तो अब जब इंडियन गुड्स का यूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा था कि हम इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, हम इंडिया की ही खुद की इंडस्ट्रीज हैं, हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और अब हमारे ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री के लोग खरीदेंगे। तो इन्हें तो प्रॉफिट होने लगा था। अब इनकी ग्रोथ, जहां पहले इन्हें कंपटीशन फेस करने को मिल रहा था ब्रिटिश गुड्स से, अब यहाँ पे उतना कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा है उन्हें स्वदेशी मूवमेंट्स की वजह से, हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इसी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करते ही चले जा रहे थे। अब उनकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ गई थी। This gave a boost to Indian industries, leading to new factories and mills being set up। अब इसी की वजह से, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, जब लोगों ने अपने खुद के इंडियन गुड्स का यूज करना शुरू किया, तब जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की खुद की जो इंडस्ट्रीज थी, वो ग्रो करने लगी, वो बूस्ट होती चली गई, उनकी ग्रोथ होती चली गई उन इंडस्ट्रीज की, और काफी सारे दूसरी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन मिल्स, वो सेटअप होने लगी। यानी नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, और जो इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग से थी उनकी ग्रोथ और ज्यादा तेज होती चली जा रही थी इन स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में एस्टैब्लिश होती गई। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे सेटअप हुई इंडिया में? इन बॉम्बे। कब? इन 1854। और उसके तुरंत बाद 1855 में बंगाल में जूट मिल जो है वो सेटअप हुई, और फिर बाद में हमें और भी कॉटन मिल्स देखने को मिली अहमदाबाद में यानी गुजरात में, और दूसरे भी काफी सारे जूट मिल्स हमें देखने को मिली कैलकाटा में यानी कोलकाता में। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो याद रखना है कि कब कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पे बॉम्बे और कैलकाटा। ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी उस टाइम की, ब्रिटिशर्स के टाइम की, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज थी। बॉम्बे अपने हार्बर की वजह से यानी पोर्ट की वजह से इतना ज्यादा फ्लोरिश होता चला गया।
यहाँ से हम इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। इस वजह से मुंबई जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी के तौर पे इमर्ज हुआ। और कैलकाटा जो है वहां पे बहुत ज्यादा जूट कल्टीवेट किया जाता था, इसलिए जूट मिल्स कैलकाटा में सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश हुई और वहां पे जूट्स के ही प्रोडक्ट्स बना बना के इंडस्ट्रीज ने सेल करने स्टार्ट किए और और ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हुगली रिवर का यूज किया करते थे। तो इसलिए ये दो जो सिटीज हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप कर गई, बहुत ज्यादा फ्लोरिश होती चली गई उस टाइम पीरियड पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे, इन कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से। और वहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक टफ कंपटीशन दे रहे थे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को। लेकिन बाद में जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1905 ऑनवर्ड्स, उसके बाद से हमें इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखने को मिली, तेज हो गई उनकी ग्रोथ इंडियन इंडस्ट्रीज की। क्यों? क्योंकि अब लोग जो है वो अपने खुद के इंडियन गुड्स को प्रेफर कर रहे थे, ना कि फॉरेन गुड्स को। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला और वे बहुत सारी नई नई छोटी छोटी इंडियन इंडस्ट्रीज सेटअप होनी स्टार्ट हो गई। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 12 पढ़ेंगे, दैट इज द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेसमैन। स्टार्टिंग के कौन से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उसके बारे में जानेंगे। एंटरप्रेन्योर्स आर द पीपल हु स्टार्ट एंड मैनेज बिजनेसेस। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें और उन्हें मैनेज करें। इन सिंपल टर्म्स बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। अब हम जानेंगे आज की वीडियो में कि अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, मोर स्पेसिफिकली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टिंग के इंडियन बिजनेसमैन हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। In India, the early entrepreneurs were mainly Indian merchants, bankers and traders who had made wealth through foreign trade before the British rule. अब ब्रिटिश रूल से पहले, यानी इंडिया जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं था तब की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और जो बैंकर्स थे, इंडियन जो सिटीजन्स थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, उन सब ने ट्रेड करना शुरू किया, फॉरेन ट्रेड किया, दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया और उससे जो इन्हें पैसा मिला उसकी मदद से इन्होंने अपनी भी इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में जो इंडियन मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, ट्रेडर्स थे, ये लोग बहुत स्टार्टिंग के एंटरप्रेन्योर्स थे, यानी ये स्टार्टिंग में यही बिजनेसमैन थे। क्यों? क्योंकि ये अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, एज अ मर्चेंट काम कर रहे हैं। बैंकर्स, ट्रेडर्स, ये खुद में एक बिजनेसमैन है। तो इंडिया के सबसे पुराने एंटरप्रेन्योर्स कौन थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और बैंकर्स, ब्रिटिश रूल से पहले। ये सब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे। लेकिन ये सब जो एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्होंने फॉरेन ट्रेड किया, पैसा कमाया और उसी पैसे की मदद से, उसी मनी के थ्रू इन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी ब्रिटिश रूल में। They later used that money to set up industries. ये जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स थे जिन्होंने फॉरेन ट्रेड किया था, दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया और प्रॉफिट अर्न किया, पैसा कमाया, इन्होंने काफी ज्यादा अर्निंग्स करी, इनकम जनरेट करी और उसी पैसे की मदद से इन्होंने बाद में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी। जब ब्रिटिश रूल आ गया था, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हो रही थी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज में, तब ये कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने अपने पैसों का यूज किया इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। अब हम कुछ एंटरप्रेन्योर्स के नाम देखेंगे, कुछ जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उनके बारे में जानेंगे। द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल से थे, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सबसे पुराने जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं उनमें से एक थे। इन्होंने भी इंडस्ट्री सेटअप करी थी अपनी। इन्वेस्टेड इन कोल माइंस, इंडिगो एंड बैंकिंग। द्वारकानाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने कोल माइंस में, यानी जहां से जमीन से कोयला निकाला जाता है, कोल माइंस जो होती हैं,
वहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, कोल माइंस में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और साथ ही साथ इंडिगो यानी जो नील की खेती की जाती है, इंडिगो प्लांटेशंस जो है वहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। और बैंकिंग, जो बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं वो ये प्रोवाइड किया करते थे, यानी लोन्स प्रोवाइड किया करते थे लोगों को, ट्रेडर्स को, छोटे छोटे ट्रेडर्स को, या कह लो सिंपली जो सिटीजन्स हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड किया करते थे। ये बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे द्वारकानाथ टैगोर। और इंडिगो प्लांटेशंस में इंडिगो नील होती है जो हम लोग कपड़ों को ब्लूइश कलर देने के लिए यूज करते हैं। तो इंडिगो प्लांटेशन, वैसे तो अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें जो हमने देखा ही था चैप्टर 2 में, तो चंपारण जो है वहां पे बहुत फोर्सफुली फार्मर से इंडिगो कल्टीवेट करवाई जा रही थी। तो वहां पे जाकर के चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने करवाया था इन 1916 चंपारण सत्याग्रह। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो इंडिगो प्लांटेशंस क्या होती हैं। तो इंडिगो प्लांटेशंस नील प्लांटेशंस को कहा जाता है। तो इंडिगो प्लांटेशंस में भी द्वारकानाथ टैगोर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, कोल माइंस में इन्वेस्टमेंट करी और बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। पार्टनर्ड विद ब्रिटिश मर्चेंट्स, इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया। इन्होंने पार्टनरशिप करी ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ। तो द्वारकानाथ टैगोर सबसे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं जिन्होंने काफी ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी, कोल माइंस में, इंडिगो प्लांटेशंस में, बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी, और अल्टीमेटली इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी? ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ। सेकेंड आते हैं दिनशॉ पेटेट एंड जमशेदजी नसरवंजी टाटा, जो बॉम्बे से थे, ये दोनों ही बॉम्बे से थे। पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु स्टार्टेड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे, ये पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पारसी जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो कल्चर है उसे फॉलो करने वाले लोगों को कहा जाता है पारसी। तो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके भी खुद की इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने सेटअप करवाई थी इंडस्ट्रीज, खास करके इन्होंने बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश करवाई थी। Tata later founded the Tata Iron and Steel Company, that is known as TISCO in short, in 1907. टाटा जो हैं, जो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो हैं, जिन्होंने एक तरह से जो आज टाटा इंडस्ट्री हम देखते हैं उसकी शुरुआत करी थी, तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो हैं उन्होंने बाद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश करी, जिसे हम इन शॉर्ट टिस्को कहते हैं। ये इन्होंने एस्टैब्लिश करी इन 1907। Many मारवाड़ी traders also invested in cotton, jute and banking sectors. और ये द्वारकानाथ टैगोर हमने देखे एक, और ये दो थे, दो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दिनशॉ पेटेट और जमशेदजी नसरवंजी टाटा, ये बॉम्बे से थे। और यहाँ पे जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो बंगाल से थे। तो इनके बारे में हमने जाना। ये कुछ हमारे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। मारवाड़ी ट्रेडर्स जो हैं हमारे इंडिया के ही, ये बिजनेसमैन थे, ये एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे इंडिया के ही। तो मारवाड़ी ट्रेडर्स मारवाड़ से थे, जो राजस्थान में एक जगह है। तो मारवाड़ी ट्रेडर्स भी, बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी ट्रेडर्स थे जिन्होंने कॉटन, जूट और बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करी। इन्होंने भी एक तरह से कॉटन और जूट मिल्स में इन्वेस्टमेंट करी, इंडस्ट्री सेटअप करी, और साथ ही साथ बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी। तो काफी सारे हमारे ऐसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं पास्ट में जिन्होंने काफी ज्यादा अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी और जिन्होंने अपनी भी खुद की इंडस्ट्रीज सेटअप करी इंडिया में। हाउ दे अर्न कैपिटल, लेकिन अभी हमने देखा था कि इन्होंने जो फॉरेन ट्रेड किया था, फॉरेन ट्रेड से इन्हें जो भी पैसा मिलता था, जो भी इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था, उसी पैसे का इन्होंने बाद में यूज किया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। अब वो जो फॉरेन ट्रेड था वो किस टाइप से किया करते थे, ये पैसा कैसे अर्न किया करते थे, कैसे कैपिटल जनरेट करते थे, हाउ दे अर्न कैपिटल। They made profits from trading with China, especially by exporting opium in exchange of tea and silk. ओपियम ट्रेड के बारे में हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। ओपियम एक टाइप का ड्रग है जो चाइनीज पीपल ज्यादा एक तरह से उसके टुवर्ड्स अडिक्टेड थे। एक तरह का नशीला पदार्थ है जो हमें ओपियम प्लांट से मिलता है। तो ओपियम का ट्रेड किया करते थे कौन? इंडियन ट्रेडर्स। इंडियन ट्रेडर्स क्या करते थे? चाइना के साथ ट्रेड किया करते थे। चाइना को वो ओपियम एक्सपोर्ट किया करते थे, ओपियम चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, और चाइना से बदले में इन रिटर्न क्या लिया करते थे? टी और सिल्क। तो हमारे इंडियन ट्रेडर्स क्या करते थे? ओपियम चाइना में ले जा करके दे दिया करते थे लोगों को इन एक्सचेंज ऑफ टी एंड सिल्क, और जो टी और सिल्क उन्हें चाइना से मिल रहा है वो दूसरे मार्केट्स में ला करके वो सारे प्रोडक्ट सेल कर दिया करते थे और अपना प्रॉफिट अर्न करते थे। द मनी
earned from these trades was used to set up industries in India. और इस ट्रेड के थ्रू वो जितना भी पैसा कमा रहे थे, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मर्चेंट्स जितना भी पैसा कमा रहे थे, जितना भी अर्न कर रहे थे इन ट्रेड्स के थ्रू, वो सारा जो पैसा था, इनका जो मनी था, जो इनके इनकम थी, उसका इन्होंने यूज किया इंडस्ट्री सेटअप करने में। इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करी, अपने ट्रेड से जो भी इन्हें प्रॉफिट हुआ, जो भी पैसा इन्होंने कमाया, उसी पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। चाइना के साथ ये ओपियम ट्रेड किया करते थे और ओपियम के बदले में चाइनीज लोगों से टी और सिल्क लिया करते थे, और बाद में वो टी और सिल्क या तो दूसरे किसी फॉरेन मार्केट में जाके सेल कर दिया करते थे या अपनी ही इंडियन मार्केट में सेल करते थे, और जो भी पैसा अर्न करते थे उसका यूज इन्होंने बाद में क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप करने में। इंडिया में ही इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करी। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, जैसे द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल से थे, ये भी एक सबसे पुराने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और फिर हमने देखा जमशेदजी नसरुवंजी टाटा और दिनशॉ पेटिट जो पारसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के ही एंटरप्रेन्योर्स थे ये भी, और बहुत सारे दूसरे मारवाड़ी ट्रेडर्स भी थे इंडिया के, जो ट्रेड किया करते थे, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर थे। पर अब चैलेंजेस कौन सा फेस कर रहे थे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स? So what were the challenges faced by Indian entrepreneurs? यानी हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से challenges फेस कर रहे थे? The British government favored British businessmen. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश बिजनेसमैन जो हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा फेवर देना शुरू किया, उन्हीं के फेवर में ज्यादातर पॉलिसीज बनाई। जो हमने देखा था कि इंडिया के जो गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन में पहुंचा रहे हैं, तो हमारे इंडियन गुड्स पे काफी ज्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जा रही थी, यानी हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए। और वहीं ब्रिटिश गुड्स इंडिया में लाए जा रहे हैं फ्रीली, उनपे कोई टैक्सेस नहीं लग रहे। तो इससे क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो भी हैं वो ब्रिटिशर्स के ही फेवर में है, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनइक्वालिटीज फेस करने को मिल रही हैं हम इंडियंस को। Indian merchants were often not allowed to trade in European markets. जो इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, उन्हें ज्यादातर अलाउ नहीं किया जाता था कि आप यूरोपियन मार्केट में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल करो। यानी इंडियन मर्चेंट्स जो थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्हें यूरोपियन मार्केट में ट्रेड करना अलाउड ही नहीं था। They face restrictions on importing machinery and obtaining credit. दे यहाँ पे किसके बारे में बात करी जा रही है, दे बोला गया है इंडियंस को। तो जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे। कैसे? क्योंकि अगर वो चाहें कि हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, हमें मशीन्स की जरूरत है, तो चलो मशीन्स हम इंपोर्ट करवा लें। अगर ट्रेडर्स मशीन्स इंपोर्ट करवाना चाहते तो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती, यानी उन्हें मशीनरीज जो मशीन्स हैं वो नहीं दी जाती। जो यूरोपियंस हैं या कह लो जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडियन इंडस्ट्रीज को मशीन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अगर हम इंपोर्ट करवाना चाहें तो उस पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगवा रहे थे, और ना ही इंडियन ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को क्रेडिट मिल पा रहा था। ब्रिटिशर्स जो थे वही पॉलिटिकली सब चीजें हैंडल कर रहे हैं, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अगर कोई इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मशीन्स चाहता है और मशीन्स इंपोर्ट करवाना चाहता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगे, और साथ ही साथ जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिल पा रहा था, यानी लोन्स भी नहीं मिल पा रहे थे, लोन फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। अगर उन्हें अपने बिजनेसेस सेटअप करने हैं तो उसके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। ये सब कुछ करने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। ब्रिटिशर्स एक तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो इंडियंस को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया इंडियंस के साथ। The Indian markets were flooded with British goods which made it difficult for local industries to grow. अब जो हमारी इंडियन मार्केट्स थी, इंडियन मार्केट में हमने देखा कि हर जगह ब्रिटिश गुड्स ही सेल हो रहे हैं। ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो ब्रिटेन से ला करके ब्रिटिशर्स इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो इंडिया की जो खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो तो डिक्लाइन हो गई थी। बाद में दूसरी इंडस्ट्रीज जो हमारे इन्हीं अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट करी वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। तो हमारे इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, और इसी वजह से बहुत टफ कंपटीशन फेस करने को मिला हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को। हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्हें बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करने को मिल रहा था इन ब्रिटिश गुड्स के साथ। वो compete नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वो ब्रिटिश गुड्स के कंपैरिजन में
कमतर रह जा रहे थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी पड़ रही थी। और एक तरह से हर जगह जब ब्रिटिश गुड्स ही हैं तो उन्हें अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिश गुड्स, जो कि एक बहुत टफ कंपटीशन दे रहे थे हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को। ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। अब इंडियन एंटरप्राइजेस यानी इंडियन बिजनेसेस की ग्रोथ कैसे होती जा रही थी। डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शंस, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड कॉटन मिल्स इन बॉम्बे, जूट मिल्स इन कैलकाटा एंड लेटर ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है। हमने अभी देखा था कि हमें मशीनरीज इंपोर्ट नहीं करवाने दी जा रही है, अगर मशीन्स नहीं होंगी तो हम कैसे अपना प्रोडक्शन करेंगे अपने इंडस्ट्रीज में, तो हम पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। हम लोग अगर ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी हम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मशीन्स अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कॉटन मिल्स एस्टैब्लिश करी बॉम्बे में और जूट मिल्स एस्टैब्लिश करी बंगाल में, और बाद में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। यानी इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी हमारे जो खुद के इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी ग्रोथ पे ही फोकस किया, उन्होंने इतने स्ट्रगल किए और ये इंडस्ट्री सेटअप की। Their success laid the foundation of modern Indian industries. अब क्योंकि उन्होंने इतने स्ट्रगल किए, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप करी, उन्होंने यानी कि शुरुआत कर दी थी इंडियन इंडस्ट्रीज की। अब उन्होंने जब ये शुरुआत करी, धीरे धीरे ग्रो करते गए, डेवलप करते गए, और उसी की वजह से यही इंडस्ट्रीज जो उस टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी, अब वही इंडियन इंडस्ट्रीज आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गई हैं। मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो तभी स्टैब्लिश हो पाई हैं क्योंकि उस टाइम पे ये इंडस्ट्रीज, अर्ली इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल हुई। जैसे हमने टाटा कंपनी देखी है, टाटा कंपनी जो है आज हम देखते हैं बहुत ज्यादा फेमस है टाटा कंपनी, तो वो जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो है उन्हीं की वजह से हो पाया। उन्होंने ही 20th सेंचुरी की एकदम स्टार्टिंग में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी थी, जिसकी वजह से आज टाटा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है। ये सारे जो रूट्स हैं वो हमें आज के जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जो रूट्स हैं वो हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही हैं। जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने इंडस्ट्री सेटअप करी थी उसी का जो एक तरह से हम कह सकते हैं फ्रूट है वो हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, आज उसका फल हमें मिल रहा है। तो ये हमने क्या देखा कि इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे वो रुके नहीं, उन्होंने स्ट्रगल्स किए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी। उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या किया, ट्रेड किया, ओपियम ट्रेड किया चाइना के साथ। ओपियम के बदले उन्होंने चाइना से टी और सिल्क लिया और फिर उस टी और सिल्क को सेल करके उन्होंने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया उसी प्रॉफिट का उन्होंने यूज किया इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। ये सब हमने देखा आज के वीडियो में, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जाना था, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर जो बंगाल से थे, और उसके बाद हमने देखे थे जमशेदजी नसरवानजी टाटा जो कि बॉम्बे से थे, और भी बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी ट्रेडर्स थे जो जिन्होंने बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी, जो जिन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्री सेटअप करी थी। काफी सारे हमारे ऐसे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं जिनके बारे में हमने आज के वीडियो में देखा, जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, दैट इज वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। अभी तक हमने देखा था कि जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होती चली गई वैसी वैसे वर्कर्स की नीड भी बढ़ती गई। अब ये वर्कर्स, इतने सारे वर्कर्स की हमें जरूरत है, तो ये वर्कर्स आते कहाँ से हैं, कहाँ से ये वर्कर्स बिलोंग करते थे, हमने कैसे अपने वर्कर्स की नीड को फुलफिल किया, ये सब वर्कर्स कहाँ से आते थे, उनके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। As factories started coming up in India, there was a huge demand for workers. अब जैसे जैसे इंडिया में फैक्ट्रीज सेटअप होती चली गई वैसे वैसे इंडिया में भी अब वर्कर्स की डिमांड बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी इंडस्ट्रीज में काम करवाने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी। अब जैसे जैसे मतलब इंडस्ट्री सेटअप होती गई वैसे वैसे वर्कर्स की नीड बढ़ती गई। But finding regular and disciplined workers was difficult in the beginning. लेकिन शुरुआत में क्या हुआ,
ऐसे वर्कर्स को ढूंढना जो प्रॉपरली अपना काम करें, रेगुलरली आए यानी डेली आकर के अपना काम प्रॉपर वे में करें, तो ऐसे वर्कर्स को ढूंढना मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के लिए एकदम नया था। पहले लोग अपने घर पे रह के प्रोडक्शन किया करते थे, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते थे, थोड़ा रेस्ट लेकर के, बीच में ब्रेक लेकर के तब वो काम किया करते थे, जिससे कि उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी ना हो, यानी अपनी बॉडी को रेस्ट दे दे के वो काम किया करते थे। लेकिन अब ये एकदम उल्टा हो गया है पूरा सिस्टम। अब वो घर पे काम नहीं कर रहे हैं, अब वो बाहर जाके फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं। जैसा उन्हें मैनेजर बोलेगा उन्हें वैसे ही काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें ऐसे वर्कर चाहिए थे जो रेगुलरली आए और सही तरीके से प्रॉपर वे में काम करें, और ऐसे वर्कर्स को ढूंढना मुश्किल था स्टार्टिंग में। सोर्स ऑफ वर्कर्स, अब ये वर्कर्स आते कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? मोस्ट फैक्ट्री वर्कर्स कम फ्रॉम विलेजेस। ज्यादातर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जितने भी वर्कर्स काम किया करते थे फैक्ट्रीज में, वो विलेजेस से आया करते थे, रूरल एरिया से यानी गांव से आया करते थे। They were peasants who had lost their traditional livelihood due to decline of handicrafts and handlooms. ये जो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो असल में पहले पीजेंट्स हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जॉब्स खो दी, वो लोग हुआ करते थे। हमने देखा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने अपने गुड्स यहाँ पे सेल करना, इंडियन मार्केट में सेल करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन होती चली गई, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई, बंद हो गई। इसकी वजह से जितने भी लोग जो स्किल्ड वर्कर्स थे, स्किल्ड आर्टिसंस थे, जो पहले अपनी स्किल्स के बेसिस पे अर्न किया करते थे, जो हैंड के थ्रू अपने बाय हैंड प्रोडक्शन करके वो अपनी अर्निंग किया करते थे, उनकी वो ट्रेडिशनल जॉब्स उनसे छिन गई। अब ये सारी ट्रेडिशनल जॉब्स जब खत्म हो गई, तब ये जितने भी ट्रेडिशनल वर्कर्स थे, ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन करने वाले जो लोग थे, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गए। फिर वो पीजेंट्स बन गए, यानी गांव में जाकर के खेती करके, फार्मिंग करके अपना गुजर बसर करने लगे। तो ये पीजेंट्स जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल लाइवलीहुड खो दी थी, वो लोग अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज जब बढ़ने लगी तो उन फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करने लगे। लो एग्रीकल्चरल इनकम, और वो पीजेंट्स जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो फार्मिंग करके अपनी लाइफस्टाइल सुधार नहीं पा रहे हैं, बेटर वे में नहीं रह पा रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के थ्रू, तो उन लोगों ने भी, उन पीजेंट्स ने भी एज अ वर्कर काम करना शुरू किया फैक्ट्रीज में, क्योंकि उन्हें लगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मुझे रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, तो ऐसा करता हूँ मैं फैक्ट्री में जाके काम करूंगा, जिससे वहां पे फैक्ट्रीज में क्या होगा, मुझे रेगुलरली मंथली बेसिस पे सैलरी मिलेगी और जितना मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से अर्न करता हूँ उससे ज्यादा ही अर्न कर पाऊंगा फैक्ट्रीज में। तो इस सोच के साथ जो पीजेंट्स हैं वो शिफ्ट करते चले गए सेकेंडरी सेक्टर में, उन्होंने फार्मिंग छोड़ करके फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर काम करना स्टार्ट करा। They came to cities like Bombay, Calcutta and Madras in search of work। और इसी की वजह से हमें माइग्रेशन देखने को मिला। जब लोगों को काम की तलाश थी, जब लोग चाहते थे कि एज अ वर्कर वो फैक्ट्री में काम करें, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाने लगे, शिफ्ट होने लगे। स्पेशली किन जगहों पे? बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे उस टाइम के। तो इन सिटीज में मेनली वर्कर्स के तौर पे इन पीजेंट्स ने माइग्रेट करना शुरू किया इन सर्च ऑफ वर्क, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। रोल ऑफ जॉबर्स, अब जॉबर्स कौन थे और वो कैसे रोल प्ले कर रहे थे इस फैक्ट्री सिस्टम में? Jobbers were agents who helped factories hire workers। Jobbers एक तरह से वो agents हुआ करते थे, या कह लो middlemen हुआ करते थे, जो फैक्ट्रीज में काम करवाने के लिए वर्कर्स को लाया करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। यानी जॉबर्स की ही मदद से इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स को हायर कर पाते थे। जॉबर्स प्रॉमिस जॉब्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जॉबर्स जो थे वो इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम किया करते थे और बदले में इन्हें पैसा मिलता था, और इनका काम क्या होता था कि इन्हें वर्कर्स ढूंढ के लाने हैं इंडस्ट्रीज में काम करवाने के लिए। तो जॉबर्स एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉमिस कर दिया करते थे कि मैं आपको वर्कर्स ला के दूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा, और बदले में इन्हें पैसे मिलते थे। बिकेम पावरफुल फिगर्स इन फैक्ट्री सिस्टम, और इसी की वजह से जॉबर्स जो हैं वो इस पूरे फैक्ट्री सिस्टम में, यानी सभी फैक्ट्रीज में जॉबर्स जो हैं
वो बहुत पावरफुल फिगर बन चुके थे, यानी पावरफुल पोजीशन होल्ड करते थे। क्यों? क्योंकि अगर जॉबर्स नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट इतने इजीली वर्कर्स नहीं ढूंढ पाएंगे अपने लिए, और जब वर्कर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे ये इंडस्ट्रियलिस्ट। इसी की वजह से जॉबर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये जॉबर्स इन इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर्स को ढूंढ के लाया करते थे, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को एक तरह से ज्यादा इजी रहा करता था वर्कर्स को हायर करने में। क्यों? क्योंकि इनके पास जॉबर्स थे, एजेंट्स थे जो इनके लिए वर्कर्स ढूंढ के ला रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस, अब इन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस कैसे थी, किन कंडीशंस में ये काम किया करते थे। फैक्ट्री वर्क वॉज हार्ड एंड टायरिंग। फैक्ट्री वर्क जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, हमने देखा था कि इन्हें रेस्ट नहीं मिलता, ब्रेक टाइम नहीं मिलता उतना, काफी घंटों तक इनसे काम करवाया जाता है, खड़े रह के काम करते रहते हैं, बैठ के काम करते रहते हैं, तो स्पाइन में हमारे जो स्पाइन है उसमें और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिजिकल हार्म पहुंचता है हमें। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें ये पता चलता है कि फैक्ट्री वर्क बहुत ज्यादा हार्ड है, मुश्किल है, फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा हार्ड है, और साथ ही साथ ये काम थकाने वाला भी है। अगर इतने घंटों तक 24 घंटे में से 15 to 16 आवर्स अगर कोई इंसान लगातार काम करता जा रहा है तो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो बहुत टायरिंग वर्क भी है ये, बहुत ज्यादा थक जाते हैं लोग, वर्कर्स बहुत टायर्ड हो जाते हैं इस वर्क से, और डेली रिपीटेटिव टास्क करके, यानी सेम काम कर करके उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, डेली उन्हें सेम ही टास्क परफॉर्म करने हैं, तो इसकी वजह से उनकी लाइफ भी बोरिंग सी हो जाती है। तो फैक्ट्री वर्क उतना आसान नहीं है, थकाने वाला है, और रिपीटेटिव टास्क करके एक तरह से इन वर्कर्स की जो लाइफ है वो बोरिंग होती जा रही है। वर्कर्स वर ऑफन हायर्ड एंड फायर्ड इजीली। वर्कर्स को जल्दी काम पे भी रख लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और जब मन करे तब इन्हें फायर कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, यानी कि इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वर्कर्स की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि जब लोगों की डिमांड ज्यादा है तब ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे फैक्ट्री ओनर्स, और जब लोगों की डिमांड गिरी, जब इतना प्रोडक्शन नहीं करवाना है, इतने सारे प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है, तब ये फैक्ट्री ओनर्स वर्कर्स को काम से निकाल भी देते हैं। तो यानी कि वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब सिक्योर नहीं होती है, इन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है। लो वेजेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काफी घंटों तक इनसे काम करवाया जाता है और इन्हें वेजेस यानी सैलरी बहुत कम दी जाती है। लिविंग कंडीशंस, अब लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, हमने देखा वर्किंग कंडीशंस यानी जहां ये काम कर रहे हैं वहां इनकी कंडीशंस कैसी हैं। अब लिविंग कंडीशंस यानी जहां पे ये वर्कर्स रह रहे हैं वहां पे इनकी कंडीशंस कैसी हैं। मोस्ट वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स, ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो क्राउडेड स्लम्स में रहते हैं, स्लम एरियाज में, यानी झुग्गी बना करके रहते हैं। और क्राउडेड एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी गरीब लोग होते हैं वो अपनी सोसाइटीज बना लेते हैं, झुग्गियां बना लेते हैं आसपास, छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और वहां पे कोई हाइजीनिक कंडीशंस भी नहीं होती है, साफ सफाई भी नहीं होती है, छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का भी डर ज्यादा रहता है, रिस्क रहता है। पुअर सैनिटेशन, अनसेफ कंडीशंस एंड डिसीजेस वर वाइडस्प्रेड। अब पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, यानी कि वहां पे साफ सफाई नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं, अनसेफ कंडीशंस में रह रहे हैं, यानी वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे हम देखते हैं फ्लैट्स वगैरह में गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड्स वो हमें सिक्योर फील करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी गार्ड्स नहीं होते, यहाँ पे लोग अनसेफ कंडीशंस में रहते हैं, यहाँ पे चोरी भी हो सकती है, मर्डर्स भी हो सकते हैं, काफी डर रहता है यहाँ पे लोगों को, अपनी लाइफ को लेके, पैसों को लेकर के काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एंड डिसीजेस और वाइड स्प्रेड, यानी कि अब जब गंदगी में रह रहे हैं तो गंदगी में जर्म्स, जो डर्टी एरियाज होते हैं वहां पे जर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं, तो डिसीजेस के फैलने का भी डर रहता है यहाँ पे। तो ये जो वर्कर्स हैं, एक तो ये अपने वर्किंग साइट्स पे या कह लो वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं, यानी इन लोगों के साथ एक तरह से बुरा बिहेवियर किया जाता है, गलत तरह से इन्हें ट्रीट किया जाता है, इन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स यानी काफी घंटों तक काम करना पड़ता है, और सैलरीज उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, इनकी जॉब सिक्योर नहीं होती हैं। और अगर इनके रहने की बात करें, जहाँ पे ये रह रहे हैं वहां पे भी इनकी कंडीशंस बेकार हैं, अनसेफ कंडीशंस में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं,
जिसकी वजह से डिसीजेस के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। और कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, बहुत सफर करना पड़ता है इन लोगों को इकोनॉमिकल लॉस होने की वजह से, यानी क्योंकि ये लोअर क्लास हैं, जस्ट बिकॉज कि इनकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आई होप ये आपको समझ में आया है कि ये वर्कर्स कहाँ से बिलोंग करते थे, कैसे इन फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता था, कौन करवाया करता था, एजेंट्स जिन्हें कहते हैं जॉबर्स। ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन होल्ड करते थे हर एक फैक्ट्री में, क्योंकि यही जॉबर्स थे, यही एजेंट्स थे जो वर्कर्स को लाया करते थे काम करवाने के लिए। और ये जो जॉबर्स थे ये इसी वजह से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए फैक्ट्री ओनर्स के लिए। इन फैक्ट्री सिस्टम में जॉबर्स की जो पोजीशन है वो हाई होती चली गई, इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ती गई। और साथ ही साथ हमने आज की वीडियो में देखा कि वर्किंग कंडीशंस कैसी होती थी वर्कर्स की, और ये जहाँ पे रहा करते थे वर्कर्स वहां पे इनकी कंडीशंस कैसी होती थी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 14 पढ़ेंगे, दैट इज द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। पेक्युलैरिटीज यानी स्पेशलिटी, यूनिक फीचर्स, उसे कहा जाता है पेक्युलैरिटीज। अब इंडस्ट्रियल चेंज के आने की वजह से सोसाइटी में किस टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिले, हमें कैसी पेक्युलैरिटीज यानी कह लो कौन से यूनिक फीचर्स देखने को मिले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऑन सोसाइटी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया वाज स्लो एंड अनइवन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया पे, जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, उस टाइम पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही थी और अनइवन तरीके से हो रही थी। यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बहुत तेजी से ग्रो कर गई और कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही थी, ग्रेजुअली जो ग्रो कर रहे थे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हमें अनइवन तरीके से देखने को मिली। Some industries like cotton and jute grew rapidly while others remained small. अब कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील, ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर गई बिकॉज ऑफ द डिमांड। अब जब लोगों की डिमांड ज्यादा है, लोगों को कॉटन टेक्सटाइल ज्यादा चाहिए, जूट बैग्स, बास्केट्स ये सब ज्यादा चाहिए, तो उनकी डिमांड अगर ज्यादा है, लोगों की कंज्यूमर्स की डिमांड ज्यादा है, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो जल्द से जल्द ग्रो करेंगी ही करेंगी, तेजी से ग्रो करेंगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं मार्केट में और इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में। इस वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो करती चली गई। तो कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन, आयरन एंड स्टील एंड जूट, ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करती चली गई, लेकिन दूसरी जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का डोमिनेंस कैसा था, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे, ये सब हमने देखा है। स्टार्टिंग से इस चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिश गुड्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज कैसे डोमिनेट किया करती थी। The Britishers controlled most of the India's economic and trade policies. अब इंडिया क्योंकि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिश राज था, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे इंडिया के हर एक अफेयर को। इंडिया के इकोनॉमिक अफेयर्स हो गए या ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स हो गए, उन सबको कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ही सारी पॉलिसीज बनाया करते थे ट्रेड से रिलेटेड। तो ब्रिटिशर्स ये डिसाइड कर सकते थे कौन से प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करना है, इंडिया में क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है, वो सब कौन डिसाइड करता था, ब्रिटिशर्स। मैनचेस्टर मेड कॉटन क्लोथ्स वर इंपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज। अब वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स अपने ही फेवर में ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज बनाया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि मैनचेस्टर मेड गुड्स, यानी ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल सिटी है ब्रिटेन की, तो वहां से मशीन मेड गुड्स इंपोर्ट करवाए जाएंगे इंडिया में, और उन पे कोई भी टैक्सेस भी नहीं लगाए जाते थे, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो होती हैं बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए जो टैक्स लगवाए जाते हैं वो भी नहीं लगाए जाते थे ब्रिटिश गुड्स पे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो इजीली अपने गुड्स को फ्रीली ब्रिटेन से इंडिया में ला करके इंडियन मार्केट में सेल किया करते थे और प्रॉफिट अर्न करते थे। इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। अब इंडिया का कैसे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता गया, अब इंडिया की इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करती गई।
Despite restrictions, Indian entrepreneurs found opportunities to grow. इतनी सारी restrictions थी हम पे, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में भी कि काफी restrictions लगाई जाती थी इंडिया पे, इंडियन सिटीजन्स पे। इंडियन ट्रेडर्स को एक तरह से बाहर जाना, यूरोपियन मार्केट में अपने गुड्स को सेल करना अलाउड नहीं था। अगर हम लोग चाहें कि हम मशीन्स इंपोर्ट करवा लें तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी इंडियन ट्रेडर्स पे, इंडियन मर्चेंट्स पे। तो फिर भी इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज सेटअप करनी शुरू करी। इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी उन्होंने, हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ली, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, ये कह सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा है, ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर 1 की एक कंट्री है जो फाइट कर रही है, तो अब ब्रिटेन में काफी सारे प्रोडक्ट्स की कमी होती गई। ब्रिटेन एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, अब ब्रिटेन, ये नौबत आ गई थी कि ब्रिटेन दूसरे देशों से इंपोर्ट करवा रहा था गुड्स। तो अब ब्रिटेन से एक्सपोर्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है, ब्रिटेन जितना एक्सपोर्ट किया करता था उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसी चीज का फायदा उठाया हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ब्रिटेन में वो सारे गुड्स पहुंचाने शुरू करे, इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ब्रिटेन में सेल करने शुरू किए अपने प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अपने एक्सपेंशन कर पाए। इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज प्रोडक्शन टू मीट वॉर टाइम डिमांड। अब वॉर टाइम डिमांड यानी जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे डिमांड्स बढ़ रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी देश थे, उनमें कमी होने की वजह से, अब खाने पीने की भी कमी हम ले सकते हैं, फूड क्राइसिस होने की वजह से डिमांड बढ़ गई थी, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स की, ज्यादा से ज्यादा दूसरे टेक्सटाइल्स वगैरह कह लो, सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। तो वॉर के टाइम पे जितने भी डिमांड्स बढ़ रही थी इन वॉर में लड़ रही कंट्रीज की, उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया सो दैट वो बाहर जाके दूसरे देशों में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल करें, इंडिया से वो एक्सपोर्ट करें अपने गुड्स और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज किया इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा उठा के उन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया। द रोल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे एक्सपेंशन में, हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में। वो कैसे? स्वदेशी मूवमेंट ने कैसे अपना रोल प्ले किया वो हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ के आए हैं। स्वदेशी मूवमेंट यानी 1905 ऑनवर्ड्स, 1905 के बाद से लोगों ने इंडिया में, इंडियन सिटीजन्स जो हैं उन्होंने ये डिमांड करनी शुरू करी कि हम लोग अपने ही इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करें। लोगों ने अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड करनी शुरू करी। ये डिसाइड किया गया कि अब हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, हम फॉरेन गुड्स का यूज नहीं करेंगे, अब हम अपने इंडियन हैंडमेड गुड्स का या कह लो इंडियन इंडस्ट्रीज जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनका यूज करेंगे। फॉरेन गुड्स को हम टोटली बॉयकॉट करेंगे कंप्लीटली। जब हम फॉरेन गुड्स को यानी ब्रिटिश गुड्स को खरीदना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स की जो नींव है वो हिल जाएगी और ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के लाए हुए गुड्स खरीद रहे हैं, ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है, तभी तो वो यहाँ पे रूल कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे, हम अपने इंडियन गुड्स खरीदेंगे, ब्रिटिशर्स को एक तरह से इकोनॉमिकल लॉस होगा जिस वजह से ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ जाएंगे और इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो इस वजह से स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था कि हम अपने खुद के देश में बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करें। तो अब जब खुद के देश के इंडियन प्रोडक्ट्स यानी हमें इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे थे इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन गुड्स की, तो इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया अगेन और इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उन्हें फायदा होता चला गया। अब वो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी मार्केट में इजीली प्रोडक्ट सेल कर सकते थे क्योंकि डिमांड है उनके प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा। तो इसके साथ, इस डिमांड के साथ जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज थे वो ग्रो करती चली गई, वो एक्सपेंशन करती चली गई अपना। प्रोडक्ट वैरायटी, अब इंडिया में काफी सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। Indian industries began to produce a wide range of goods, cotton textiles, iron and steel, paper, matches, etc. Indian industries जो थी वो काफी सारे different kinds of product बनाया करते थे, यानी
अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग गुड्स इंडियन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर किया करती थी। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट के बैग्स बनाने, बास्केट्स बनाने, पेपर, ग्लास, आयरन एंड स्टील, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। मैचेस यानी मैच स्टिक्स, माचिस कहते हैं जिसे हम, तो ये सारे प्रोडक्ट्स यानी एक तरह से मान लो पेन से लेकर के कार तक सब चीजें हम इंडिया में प्रोड्यूस कर पा रहे थे। इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी हर एक फील्ड में, हर एक प्रोडक्ट का एक तरह से वो प्रोडक्शन कर रही थी, हर एक प्रोडक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज बना रही थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एग्जिस्टेड विद लार्ज फैक्ट्रीज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती जा रही थी इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ, यानी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बिग कंपनीज हैं, उनके साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती चली जा रही थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था, इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन रिड्यूस्ड। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बात कर रहे हैं 1914 ऑनवर्ड्स, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों ही टाइम पे यानी जो ब्रिटेन है वहां से एक्सपोर्ट होना कम हो गया था, यानी अब हम इंडिया में हमें ब्रिटिश गुड्स का आना कम देखने को मिल रहा था। इंडिया में ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट कम हो रहा था। ब्रिटिशर्स जो है वॉर के बाद उनकी कंडीशंस बिगड़ गई थी ब्रिटेन की, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने अपने देश को संभालना शुरू किया और अपने लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, नीड फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने ब्रिटेन में, अपने देश में इंपोर्ट करवाने स्टार्ट किया दूसरे देशों से। तो वो एक्सपोर्ट करने की हालत में नहीं थे, जिसकी वजह से इंडिया में ब्रिटिश गुड्स की कमी देखने को मिली। इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रू टू फिल द गैप, और इसी का फायदा उठाया इंडियन इंडस्ट्रीज ने। ये जो गैप था, ब्रिटिश गुड्स अब नहीं आ रहे हैं इंडिया में, तो उन ब्रिटिश गुड्स की जगह भी इन इंडियन इंडस्ट्रीज ने लेने की सोची। अब इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो होती जा रही हैं, अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही हैं, जिसकी वजह से ये अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके इंडियन मार्केट में। ब्रिटिश गुड्स नहीं आ रहे हैं, तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने सोचा कि हम अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सोचा इंडियन इंडस्ट्रीज ने और इस टाइप से अपना एक्सपेंशन किया। तो पहले ब्रिटिश गुड्स डोमिनेट किया करते थे इंडियन मार्केट में, लेकिन उसके बाद काफी सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। हमारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी हार नहीं मानी, वो ग्रो करने के लिए एकदम रेडी थे। उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का वेट किया, उन्होंने वेट किया कि कब उन्होंने राइट टाइम का वेट किया, सही समय का इंतजार किया। और वो सही समय कब आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाए जा रहे थे, जब ब्रिटिश गुड्स की कमी देखने को मिल रही थी, हमें ब्रिटेन में क्राइसिस देखने को मिल रहा था, उस टाइम पे इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो करती चली गई। और साथ ही साथ जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जब हम लोगों ने अपने इंडियन गुड्स को प्रेफरेंस देनी शुरू करी, उसके बाद से हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो करती चली गई। और इसी के साथ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिला कि हम कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कर सकते हैं, हम कैसे ये पूरी चीजें, ये पूरा फैक्ट्री सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। उसका एक एक्सपीरियंस हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिला। जहां पहले इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में, अब धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से इंडियन इंडस्ट्रीज तेजी से अपना एक्सपेंशन करती चली गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे ब्रिटिश गुड्स जो थे उनकी कमी देखने को मिल रही थी। हमें ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया था ब्रिटेन से, यानी इंडिया में अब ब्रिटिश गुड्स नहीं आ रहे थे उतने, और इसी की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मिल गई, उन्हें एक तरह से मौका मिल गया अपनी ग्रोथ करने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 15 पढ़ेंगे, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेट कैसे कर रही थी, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, ना कि इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। तो उसी के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। Even after large factories were set up, small-scale industries continue to dominate industrial production in India. अब large factories सेटअप हो चुकी हैं, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हो रहा है। ज्यादातर जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो इन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, ना कि इन लार्ज फैक्ट्रीज में।
A large part of the industrial workforce was still engaged in handicrafts and small workshops. अभी तक जैसे हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ट्रेडिशनल जॉब्स छिनती चली गई लोगों की, उसके बाद लोग ज्यादातर इन बड़ी बड़ी कंपनीज में एज अ वर्कर काम कर रहे थे, लेकिन उन बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी साथ में ग्रो कर रही थी। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो अभी भी हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन को बचा के रखी हुई थी, अभी भी वो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन को प्रिजर्व कर रही थी। एक तरह से वो ट्रेडिशनल वे में ही प्रोडक्शन करवा रही थी। फर्क बस इतना था कि पहले वर्कर्स अपने घर पे रह के काम किया करते थे, अब वो इन फैक्ट्रीज में आकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट इन ट्रेडिशनल वे। तो अभी ज्यादातर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स जो है, जितने भी वर्कर्स हैं, टोटल जितने भी वर्कर्स हैं, उनमें से ज्यादातर वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, जहां पे वो हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथों से प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं, स्मॉल वर्कशॉप्स यानी वही छोटे छोटे कारखानों में रह करके काम करते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन करवा रही थी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। By the early 20th century, only about 10% of the total Indian workforce was employed in modern factories. अर्ली 20th सेंचुरी तक यानी कि 1900 जैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से अर्ली टाइम में ही 1950 से पहले की बात कर रहे हैं, अर्ली 20th सेंचुरी की, तो ज्यादातर हम मोर प्रिसाइसली देखें तो 1900 से 1920s तक ज्यादातर जो वर्कर्स थे, अर्ली 20th सेंचुरी में ज्यादातर जो वर्कर्स थे वो कहाँ पे एम्प्लॉयड थे? इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। यानी पूरे जितने भी टोटल वर्कर्स हैं उनमें से सिर्फ 10% ऐसे वर्कर्स थे जो इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में या लार्ज फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर एम्प्लॉयड थे। बाकी के 90% लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड थे? इन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जैसे हैंडलूम्स में, यानी हाथों के थ्रू बाय हैंड वो टेक्सटाइल्स बनाया करते थे, मेटल वर्क, लेदर एंड पॉटरी। अब जैसे घड़े बनाने, आपको मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, पॉट्स बनाने हैं, तो मशीन्स तो बनाएंगे नहीं, स्किल्ड लेबर ही बनाएंगे, तो स्किलफुल लेबर्स की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वहां पे हमारे 90% ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड थे और सिर्फ 10% वर्कर इन मॉडर्न फैक्ट्रीज में यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे। यानी ज्यादातर लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड थे? इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। रीजंस फॉर देयर सर्वाइवल। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे सर्वाइव कर गई, कैसे ट्रेडिशनल वे में वो अभी भी प्रोडक्शन करवा रही थी, क्या रीजन थे कि ये अभी भी ग्रो कर रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहली बात, ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, तो आप थोड़े से ही पैसों से इन्वेस्ट करके अपनी बस इंडस्ट्री बना करके आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, थोड़े ही इन्वेस्टमेंट के साथ आप इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सकते हो। लार्ज इन्वेस्टमेंट तो आपको तब चाहिए होगी, लार्ज कैपिटल, लार्ज अमाउंट तो आपको तब चाहिए होगा जब आप सीधा कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हो। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाने में, सेटअप करने में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए जितने लोग जो एक तरह से मिडिल क्लास के थे, जो ना गरीब है ज्यादा ना ज्यादा अमीर है, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करना। लोकल डिमांड। अब लोकल डिमांड जैसे ये लार्ज इंडस्ट्रीज जो हैं वो फॉरेन मार्केट में जाके सेल कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रही हैं, लेकिन ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोकल लेवल पे जो बाजार वगैरह लगते हैं, जैसे कहीं कहीं पे बुधवार यानी वेडनेसडे को बाजार लगता है, कहीं कहीं पे फ्राइडे को लगता है, कहीं पे संडे बाजार होता है, तो अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पे ये बाजार लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोकली जितने भी लोग रहते हैं वो इजीली, जिससे वो इजीली वहां पे आकर के अपने लिए सामान खरीद सकें, गुड्स खरीद सकें, शॉपिंग कर सकें। तो लोकल डिमांड होती है, यानी लोकल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो डिमांड करते हैं उन गुड्स की जिनके प्राइसेस थोड़े कम हो और इजीली अवेलेबल भी हो। तो इन लोकल डिमांड्स की वजह से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब क्योंकि लोकली हर एक इंसान डिमांड रख रहा है अपनी, उन्हें प्रोडक्ट्स चाहिए, कम रेट पे चाहिए, तो बाजार्स वगैरह लगाए जाते हैं। ये जो लोकल बाजार्स लगते हैं वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर दिए जाते हैं। तो लोकल डिमांड्स को कौन फुलफिल करते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप्स।
अब स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे मशीन से आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। स्टार्टिंग के टाइम पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वहां पे आप बाय मशीन प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे थे, उसी ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन कर रहे थे। तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए थी, जिन लोगों के पास स्किल्स हो ऐसी लेबर चाहिए थी। और ये स्किल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि कुछ ऐसी स्किल्स बची हुई थी जिन्हें मशीन्स रिप्लेस नहीं कर सकती है। मशीन्स अभी तक टोटली इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती है कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि इंसानों के पास ज्यादा पावरफुल हथियार है, वेपन है, कौन सा? हमारी स्किल्स। तो जो लोग थे, स्किलफुल लेबर की डिमांड थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जैसे अगर आपको घड़े बनाने हैं, दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, मिट्टी के घड़े बनाने हैं, पॉट्स बनाने हैं, तो वो मशीन्स नहीं बनाएंगी। ये स्किल्स इंसानों के पास हैं, इंसान बना सकते हैं अच्छे से वो घड़े, वो बर्तन वगैरह जो भी आपको बनाने हैं, पॉट्स वगैरह जो बनाने हैं मिट्टी से। वो जो पॉटर्स हैं जो एक तरह से मिट्टी से ही सामान बनाते हैं, जिनके पास स्किल होती है ह्यूमन बींग्स के पास, वही ये काम कर सकते हैं। तो स्किल्ड लेबर की जरूरत थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। चीप लेबर, अब चीप लेबर यानी कि अगर आपको कम रेट पे ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स काम करने के लिए मिल जा रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सभी वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा सैलरी दे सके। और इंडस्ट्रियलिस्ट का तो प्रॉफिट अर्निंग का ही गोल होता है, तो वो क्या चाहेंगे कि चीप लेबर अवेलेबल हो, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स रख सकें, वो भी कम सैलरी पे। तो ऐसे काफी सारे लेबर थे, काफी सारे वर्कर्स थे जो कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार थे। तो ये भी प्लस पॉइंट था किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। उन्हें वर्कर्स मिल रहे थे कम सैलरी पर। स्वदेशी मूवमेंट, अब स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ, जब लोगों ने अपने ही देश में बने हुए गुड्स की डिमांड करनी शुरू करी, लोगों ने इंडियन गुड्स की डिमांड रखी और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, तो उसके बाद हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन मार्केट में सेल होने स्टार्ट हुए, इंडियन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ। यानी देखा जाए तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक्सपैंड करती चली गई, उनका भी एक्सपेंशन देखने को मिला स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। रीजनल स्पेशलाइजेशन, अब हमारे इंडिया में काफी सारे ऐसे अलग अलग रीजन थे, अलग अलग एरियाज थे जो किसी एक क्राफ्ट को लेके, किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को लेकर के काफी ज्यादा फेमस थे। यानी हर एक रीजन की, हर एक एरिया की अलग अलग स्पेशलिटी थी। फॉर एग्जाम्पल मधुबनी जो बिहार में है, ये फेमस थी अपने हैंड पेंटेड टेक्सटाइल्स के लिए। हैंड वुवन टेक्सटाइल्स नहीं, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, यानी हाथों से बनाए हुए कपड़े नहीं बल्कि हाथों से पेंट किए हुए, यानी कि उन पे जब प्रिंट किया जा रहा है कपड़ों पे वो बाय हैंड किया जाए। तो उसके लिए मधुबनी, ये जो जगह है बिहार की, ये बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे बाय हैंड आपको काफी अच्छे प्रिंट्स देखने को मिल जाएंगे ऑन क्लॉथ। मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है, एंड इट इज फेमस फॉर सिल्क वीविंग। तो सिल्क वीविंग को लेकर के, यानी सिल्क से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये जगह मुर्शिदाबाद। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। लखनऊ जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ये फेमस है अपने चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए, चिकन करी जो क्लोथ्स होते हैं उनके लिए। कच्छ जो गुजरात में है, जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है गुजरात में, वो एरिया, और राजस्थान, यानी गुजरात और राजस्थान, ये दोनों किस लिए फेमस हैं? अपने टाई डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। टाई डाई यानी कि आप कपड़ों को, जो पूरा प्लेन व्हाइट क्लॉथ है उसे आप टाई करके, यानी बांध के, अलग अलग तरह से बांध करके, जो डाई है, जो कलर्स होते हैं उनमें आप डालोगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जहां जैसे आप फोल्ड करके या जिस टाइप से बांध करके आप उसमें डाल रहे हो, कलर्स में डाल रहे हो, आप इन डाइज में डाल रहे हो क्लोथ्स को, और बाद में जब आप उन्हें खोलोगे तो उनपे एक अलग ही नेचुरल प्रिंट देखने को मिलेगा, वो कहा जाता है टाई डाई। इस टेक्निक के बारे में आप क्लास 12 के होम साइंस में इन डिटेल पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करवाया जाता है क्लास 12 में। और ब्लॉक प्रिंटिंग यानी ब्लॉक्स के थ्रू, जैसे हम स्टैंप्स लगाते हैं, जो सील्स लगाते हैं, उसी टाइप से ब्लॉक्स के थ्रू कपड़ों पे प्रिंट किया जाता है स्टैंप्स की तरह। तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए और टाई डाई के लिए फेमस है गुजरात और राजस्थान। यानी हर एक एरिया के अलग अलग स्पेशलिटी थी, हर एक एरिया अपने अलग अलग यूनिक फीचर्स के लिए या यूनिक टाइप के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है?
प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस इन विलेजेस एंड टाउन्स। जितनी आपको लार्ज फैक्ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी, उससे ज्यादा स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, काफी सारे वर्कर्स, 90% ऑफ द वर्कर्स कहाँ पे एम्प्लॉयड थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो विलेजेस हो या टाउन्स हो, हर जगह थी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लोगों को काम दे रही थी। हेल्प प्रिजर्व इंडियन आर्ट एंड कल्चर। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के आने के बाद से जब बाय मशीन हम सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लोगों की तो स्किल्स वेस्ट चली जानी थी, यानी जो हमारा पुराना कल्चर था, पुराना जो ट्रेडिशन था, प्रोडक्शन करने का जो पुराना तरीका था, वो सब तो हम भूलते चले जाते, लेकिन उसे प्रिजर्व करने का काम किसने किया? इन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने हमारे इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करके रखा, बचा के रखा। हम लोग वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वहां पे वेस्टर्न स्टाइल के क्लोथ्स बन रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल में जो प्रिंट्स होते हैं उसके क्लोथ्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपने ट्रेडिशनल वे में प्रिंट्स देखने को मिले, ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन देखने को मिला इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करके रखने में, बचा के रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसी वजह से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमने कुछ ऐसे एरियाज भी डिस्कस किए जो एरियाज अपने यूनिक फीचर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। हर एक एरिया की अलग अलग स्पेशलिटी होती है और कुछ एरियाज के बारे में हमने आज की वीडियो में देखा और जाना कि वो क्यों इतने स्पेशल हैं, वो एरियाज क्यों इतने ज्यादा फेमस हैं, उनमें क्या स्पेशल है, वो हमने आज की वीडियो में जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मार्केट फॉर गुड्स। अब हमें गुड्स सेल करने के लिए नई मार्केट की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हमें नई मार्केट चाहिए थी, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। कैसे हम अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं इन द मार्केट, उसके बारे में जानेंगे। नीड फॉर न्यू मार्केट। अब नई मार्केट की जरूरत क्या थी, क्यों हमें न्यू मार्केट चाहिए थे अपनी गुड्स को सेल करने के लिए। एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड, British and Indian manufacturers needed buyers for their goods। अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप होती गई, वैसे ही वैसे सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि चाहे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हो या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, सबकी नीड बढ़ी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बायर्स चाहिए अपने गुड्स सेल करने के लिए। सभी मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स चाहिए थे जिन्हें वो अपने गुड्स सेल कर सके, तो इसीलिए उन्हें नई मार्केट चाहिए थी। इंडियन मार्केट में मान लो उन्होंने अपने गुड्स सेल कर दिए, लेकिन अब उन्हें और प्रॉफिट अर्न करना है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें नई मार्केट की जरूरत होगी। वो चाहेंगे कि हमें और भी कंज्यूमर्स मिले, और भी बायर्स मिले जो हमारे गुड्स को खरीदें, तो इसीलिए नई मार्केट की जरूरत पड़ी लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को न्यू मार्केट्स चाहिए थी जहां पे वो अपने गुड्स को सेल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। Finding a large market became essential to sell machine-made products and earn profit। अब एक बड़ी मार्केट चाहिए थी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, एक बड़ी मार्केट चाहिए थी जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अपने गुड्स सेल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें मशीन मेड गुड्स सेल करके। तो इसीलिए लार्ज मार्केट की जरूरत थी, नीड थी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉर प्रॉफिट अर्निंग। एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग। और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए मार्केट में कंज्यूमर्स को और ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स चलानी शुरू की गई, ब्रांडिंग की गई, यानी अपने प्रोडक्ट्स को एक अलग ब्रांड का बता दिया गया, डिफरेंट ब्रांड्स बनने लगे। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया जहां पे वो उसी ब्रांड के कपड़े, उसी ब्रांड का जो सामान है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग हमें देखने को मिली। मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड कैलेंडर्स, न्यूज़पेपर्स एंड पोस्टर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कैलेंडर्स पे भी हम लोग देखते हैं, जो वॉल पे हम लोग कैलेंडर्स टांगते हैं, तो उन कैलेंडर्स पे भी साइड में कहीं ना कहीं इमेजेस बनी होती हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया गया होता है। तो ये जो हमारे उस टाइम पे यानी 20th सेंचुरी के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या किया, कैलेंडर्स का यूज किया, न्यूज़पेपर्स का यूज किया, पोस्टर्स जो हम लोग
आजकल हाईवे पे देखते हैं या जो बड़े बड़े मेन रोड्स होते हैं वहां पे साइड में पोल्स लगा करके ऊपर पोस्टर लगाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के ही होते हैं वो पोस्टर्स भी, किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो तरीके थे वो अपनाए मैन्युफैक्चरर्स ने टू प्रमोट देयर ओन गुड्स। उन्होंने यानी मैन्युफैक्चरर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने एडवर्टीजमेंट्स चलाई न्यूज़पेपर्स में, उन्होंने पोस्टर्स लगवाए रोड्स पे और साथ ही साथ उन्होंने कैलेंडर्स का भी यूज किया फॉर एडवर्टीजमेंट। लेबल्स एंड पैकेजिंग, अब लेबल्स का भी यूज किया जाने लगा, प्रोडक्ट्स पे लेबल्स लगाए जाने लगे जिसपे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इमेजेस लगी होती हैं। तो ये लेबल्स लगाने शुरू किए गए सभी प्रोडक्ट पे। उनकी पैकेजिंग पे एक तरह से फोकस किया गया, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर फोकस किया गया। गुड्स वर सोल्ड विद ब्यूटीफुल लेबल्स एंड इमेजेस टू मेक देम अपीलिंग। जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पे बहुत सुंदर सुंदर से लेबल लगाने स्टार्ट किए गए, लेबल्स लगाने स्टार्ट किए और साथ ही साथ उनमें कुछ सिंबल्स जोड़े गए और उसमें कुछ इमेजेस भी जोड़ी गई जिसके थ्रू वो जो पूरा प्रोडक्ट है वो देखने में अपीलिंग लगे, यानी हम अट्रैक्ट हों उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। तो लेबल्स बहुत सुंदर सुंदर बनाए जाने लगे, लेबल्स का यूज किया जाने लगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। लेबल्स ऑफन कैरीड मैसेजेस लाइक मेड इन ब्रिटेन। लेबल्स जो हैं उन पे काफी सारे मैसेजेस भी लिखे होते थे, काफी मैसेजेस भी लिखे होते थे, यानी टेक्स्ट भी लिखे होते थे। इमेजेस आप लगा रहे हो लेबल्स पे, लेकिन उस पे आप कुछ लिखते भी थे। फॉर एग्जांपल मेड इन ब्रिटेन लिखा होता था, ज्यादातर ब्रिटिश गुड्स सेल किए जाते थे इंडियन मार्केट में, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स पे, इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं उस पे मेड इन ब्रिटेन देखने को, ये लिखा हुआ देखने को मिलता था, यानी कि ये प्रोडक्ट ब्रिटेन में बना हुआ है। और ये जो मेड इन ब्रिटेन लिखा जाता था वो ब्रिटिशर्स स्पेशली अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए लिखा करते थे। तो मेड इन ब्रिटेन लिखा होता था, मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था जो ब्रिटेन की ही एक इंडस्ट्रियल सिटी है। और आज हम लोग यूज करते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना देखते हैं हम लोग अपने इंडियन मार्केट में ज्यादातर। तो ये सारे टाइटल्स लिखे जाने लगे फॉर देयर प्रमोशन, अपने गुड्स को प्रमोट कराने के लिए ये सारे टाइटल्स लिखे जाने लगे प्रोडक्ट्स पे, लेबल्स पे। इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस टू अट्रैक्ट इंडियन बायर्स, और साथ ही साथ लेबल्स पे जो भी इमेजेस लगाई जा रही हैं तो इंडियन गॉड्स और इंडियन गॉडेसेस जो हमारे देवी देवता हैं उनकी इमेजेस भी लगाई जाने लगी जिससे कि इंडियन बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके इन प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स। जब लोग देखेंगे कि हमारे जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनकी इमेजेस लगी हुई हैं तो लोग एक तरह से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे उस गुड्स के टुवर्ड्स। तो इस वजह से इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस का भी यूज किया गया इन लेबल्स पे। द स्वदेशी इन्फ्लुएंस, अब जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसका क्या इन्फ्लुएंस देखने को मिला हमें, उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया इन गुड्स को, यानी नई मार्केट हमें कैसे मिली इंडियन गुड्स को। During the Swadeshi movement, advertisements began to promote Indian-made goods and boycott of foreign products. अब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स चलाई गई जिसमें ये कहा गया कि आप अपने इंडियन गुड्स का यूज करो और जो फॉरेन गुड्स हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, उन्हें बॉयकॉट करो, उन्हें छोड़ दो। आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो, ना कि ब्रिटिश गुड्स खरीदो। तो इस पे फोकस किया जाने लगा, एडवर्टीजमेंट्स की जाने लगी जिससे कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, सभी लोगों को बताया जा सके कि ब्रिटिशर्स हम पे तभी रूल कर पा रहे हैं जब हम लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट अर्न करने में हम लोग मदद कर रहे हैं, इसी वजह से ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक लॉस होगा। प्रॉफिट अर्निंग की वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में रुके हुए हैं और जब वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाएंगे, जब उन्हें लॉस होगा तो वो खुद इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सब बताने के लिए एडवर्टीजमेंट्स की गई, लोगों को बताया गया कि आप अपने इंडियन गुड्स खरीदो, ना कि ये फॉरेन गुड्स। Slogans like Buy Indian and Be Proud of Indian Products became popular। और इस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था, तब कुछ स्लोगन्स भी निकाले गए जैसे Buy Indian यानी इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो एंड Be Proud of Indian Products। ऐसे कुछ स्लोगन्स निकाले गए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिन्होंने इंडियन गुड्स का एक तरह से एडवर्टीजमेंट कर दिया, लोगों में एक तरह से ये फीलिंग जनरेट करी कि हम लोग इंडियन हैं तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें, हम लोग ब्रिटिशर्स की हेल्प ना करें, उनको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प ना करें। क्रिएटिंग डिजायर, अब लोग आपके प्रोडक्ट्स तभी खरीदेंगे जब आप लोगों में इच्छा, वो जो डिजायर है वो जनरेट कर दोगे, यानी जब लोगों को इच्छा होगी आपके प्रोडक्ट्स खरीदने की तभी तो वो खरीदेंगे। कोई बेमन से तो फालतू में बिना किसी रीजन के तो खरीदेगा नहीं प्रोडक्ट। तो आप लोगों में वो डिजायर, वो इच्छा कैसे जगा सकते हो आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए।
एडवर्टीजमेंट्स क्रिएटेड डिजायर अमंग कंज्यूमर्स। जितनी ज्यादा बेटर एडवर्टीजमेंट होगी उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स। अब तो जैसे आजकल हम लोग देखते हैं टीवीज पे, फोन्स पे, इस पे हम लोग एड्स देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे टीवी नहीं हुआ करते थे तो एडवर्टीजमेंट कैसे किए जाते थे? न्यूज़पेपर्स पे, कैलेंडर्स पे, मैगजीन्स में और इन पोस्टर्स के थ्रू ऐसे एडवर्टीजमेंट किया जाता था। तो इस टाइप से एडवर्टीजमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने गुड्स के टुवर्ड्स। दे यूज्ड इमोशनल अपील। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे? इमोशनली अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कंज्यूमर्स को। इमोशनली कैसे अट्रैक्ट करते थे? गॉड्स एंड गॉडेसेस के इमेजेस लगा दिया करते थे जिससे कि लोग एक तरह से इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकें। तो उससे लोग ज्यादा अपील हुआ करते थे उन गुड्स से जहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते हैं। लोग जिन इमेजेस से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस से स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसी की वजह से लोग इन गुड्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते गए। शोइंग प्रोडक्ट्स एज सिंबल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड प्रोग्रेस। और कुछ प्रोडक्ट्स पे जो लेबल्स लगाए जाते थे या उनकी एडवर्टीजमेंट जिस टाइप से की जाती थी उसमें ये बताया जाता था कि ये जो प्रोडक्ट है वो मॉडर्निटी को शो करता है, इस प्रोडक्ट का यूज करके आप मॉडर्न हो सकते हो। तो ऐसा शो किया जाने लगा कि ये प्रोडक्ट मॉडर्निटी का सिंबल है। तो इसकी वजह से लोगों ने मॉडर्न होने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू किए। तो इस टाइप से ही काफी सारे डिफरेंट टाइप्स थे जिनके थ्रू लोगों में डिजायर जनरेट करवाई गई। इंडस्ट्रियलिस्ट ने लोगों में इच्छा जगाई कि वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदें। तो इस टाइप से ज्यादा हम लोग बायर्स को अपने गुड्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही हमारे लिए नई मार्केट जनरेट होती है। जब नए नए बायर्स आएंगे हमारे लिए तो यानी कि हमारे लिए एक नई मार्केट जनरेट हो रही है। अपने मार्केट में, अपनी नेशनल मार्केट में सेल कर रहे हो, फिर फॉरेन मार्केट में जाकर के वर्ल्ड ट्रेड करोगे आप, तो नई नई मार्केट की जरूरत अपने एक्सपेंशन के लिए ही होती है। आपको ज्यादा से ज्यादा बायर्स चाहिए होते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट हो सके, आपको प्रॉफिट मिल सके, और इसी की वजह से जरूरत होती है हमें न्यू मार्केट्स की। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।